अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आप लोग ठीक ठाक हैं? यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। बात मैंने एक बहुत ज़रूरी आपसे करनी है, जो कि ये जो 22 तारीख को नया रूल आया है जिसमें यूके का कानून चेंज हुआ है, और उसमें 25 तारीख को वो लॉ बना है जिसमें ये कहा गया है कि केयर वर्कर वीज़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। खैर, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा। और हमेशा ये याद रखें कि हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने वीलॉग की तरफ। एक्चुअली मैंने इस पे बात करने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से इसके ऊपर ऐसे ऐसे वीलॉग बन रहे हैं कि जी अब अगर चूँकि जो केयर वर्कर वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान में तो जो है ना वो तबाही आ गई है, तो वैसे ही बहुत आजकल हालात ख़राब हुए हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल इस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है कि अब अगर ये वीज़ा ख़त्म हो गया है तो पता नहीं दोबारा पाकिस्तानियों को कोई वीज़ा नहीं कभी भी मिलेगा, या पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो मुझे ये लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए और लोगों को जो ट्रू पिक्चर है वो देनी चाहिए। आई नो कि लोग इसी के इंतज़ार में नहीं बैठे, लेकिन एज अ नेशन हमारे जहन में होता है ना, जैसे ही बजट भी आता है तो हम लोग उन चीज़ों की कीमतों में भी परेशान हो रहे होते हैं जो हमने कभी ख़रीदनी भी नहीं होती। और इसी तरह अब जो वीज़ा नहीं भी लेना होता उस वीज़े पे भी हम परेशान हो रहे होते हैं कि वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैंने ये सोचा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो केयर वर्कर वीज़ा है, या केयर वर्कर का जो काम है वो यहाँ पर कितने तरह के लोग करते हैं, कितने परसेंट लोग करते हैं और उसकी रियलिटी क्या है। तो बेसिकली जितनी देर से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ ना, मैंने बाहर आते जाते घूमते फिरते ट्रैवल के दौर में भी और शॉप वगैरह पे भी जब भी किसी लोगों से डिस्कशन की है, या मेरे घर के इर्द गिर्द भी जो लोग रहते हैं, तो मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि यहाँ पर जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनमें से 50% जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो केयर वर्कर वीज़ा पे ही होते हैं। और उस 50% में भी तकरीबन 40% जो लोग हैं वो इंडियंस होते हैं और नेपाली भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन दोनों में ज़्यादातर जो केयर वर्कर का काम करते हैं वो मुस्लिम नहीं होते, हालांकि वो इस कंट्री से ही बिलोंग कर रहे होते हैं। और जो अफ्रीकन्स होते हैं वो भी ये काम करते हैं। तो टोटल जो है ना 50% रेशो इसमें आती है। बाकी 50% में डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, बाकी पैरामेडिक्स होते हैं, और फिर जो भी और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आईटी स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर वगैरह हैं, ये सब होते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि इसमें पाकिस्तानियों का कितना हिस्सा है। मैंने जितनी भी अभी तक लोगों से मिली हूँ, पूछा है, या पाकिस्तानियों से भी मिली हूँ, तो मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी नहीं मिला जो कि केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर आया हुआ हो भी तो उसने केयर वर्कर के काम को कंटिन्यू किया हुआ हो। क्यों कंटिन्यू ना किया हो या किया हो उसकी भी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि बहुत दफ़ा हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो आपको जेन्युइन काम बहुत कम मिलता है। मेरा मतलब है कि लोग आपको कह के भेजते हैं कि आप केयर वर्कर की वीज़ा पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि वो कंपनी जो है वो डमी है, या आपको डमी वीज़ा मिला है और अब आपने यहाँ पर आके आप एक नए सिरे से नई उलझन का शिकार हैं और अपना केयर वर्कर वीज़ा जो है वो आपका केयर होम ही नहीं कंसीडर हो रहा, यहाँ पर मिल रहा, तो फिर आप नया काम ढूंढते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर केयर वर्कर का जेन्युइन वीज़ा भी लेके आप आ जाएं। पाकिस्तान के लोगों की भी कंपनीज़ हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसके अपने हस्बैंड की यहाँ पर कंपनी है, वो पाकिस्तान से लोगों को लेके आते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ से केयर वर्कर का जेन्युइन वीज़ा मिल भी जाए ना, तो एक्चुअली केयर वर्कर का काम ही इतना मुश्किल है जिसको कि हमारे लोग कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। अच्छा जी, तो फिर भी उन्हें कोई ना कोई और काम ढूंढना ही ढूंढना है। पहले दिन जाने के बाद ही मैं ऐसे पाकिस्तानी लोगों से मिली हुई हूँ जो कि कहते हैं हम पहले दिन गए और जाके हमने रोना शुरू कर दिया और हमने अल्लाह पाक से आके दुआ मांगी, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारे लिए कोई बेहतर फ़ैसला कर। और फिर वो नए काम की तरफ मुतवज्जो होते हैं और नया काम ढूंढते हैं और ये सोचते हैं, और उतने दिन तक या उतने महीने तक कोई बहुत ही मुश्किल से वो ये काम करते हैं, और चाहे नया पैसा लगा
के उन्हें स्विच करना पड़े या जैसे भी मर्ज़ी वो उस काम को स्विच करते हैं। तो फिर मैं इस बात को लेकर हैरान हुई कि इतने बड़े बड़े व्लॉग्स बन रहे हैं कि पाकिस्तानी अब कहाँ जाएंगे क्योंकि केयर वर्कर का वीज़ा ख़त्म हो गया है। तो भाइयों और बहनों सब लोग ये बात सुनो कि यहाँ आने के बाद भी आपने कौन सा केयर वर्कर का काम करना है, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत क्या है। और वो सब लोग जो इस पे व्लॉग्स कर रहे हैं वो भी इस बात को ख्याल रखें, पहले अपना ग्राउंड रियलिटी पे होमवर्क करें और देखें कि क्या पाकिस्तानी इसके ऊपर काम करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, पाकिस्तानी इस पे काम क्यों नहीं करते, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि एक तो ये कि ये मैंने बताया काम बहुत मुश्किल है, हिम्मत वाला काम है। हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी वो ख़ास तौर पर लड़कियां उतनी ज़्यादा फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या हम घरों में बेटियों को बहुत ही एक प्यार मोहब्बत से पालते हैं। हमारी बच्चियां जो है ना वो बाहर निकल के 2-4 साल लगाती हैं इंडिपेंडेंट होने पे या उस तरह स्ट्रांग होने पे जिस तरह इंडियन लड़कियां जो हैं वो या नेपाली लड़कियां मैंने देखी हैं। इवन बंगाली लड़कियां भी उतनी स्ट्रांग नहीं हैं जितनी इंडियन या नेपाली होती हैं, और अफ्रीकन्स तो डेफिनेटली होती हैं। इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती, तो फिर वो काम को स्विच कराती हैं। और लड़के भी इस काम की तरफ नहीं आते, क्योंकि दोनों ही जो दोनों लड़के लड़कियों के बारे में ये मैं बात कहूँगी, क्योंकि हमारे जो है ना एज अ मुस्लिम सतर और जो पर्दा है ना हमारा ब्रॉटअप उसके साथ हुआ होता है, तो हमारे लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है कि जेंडर डिफरेंस के बगैर आप काम करें। क्योंकि एज अ केयर वर्कर आपकी जो ड्यूटी है वो मेल वार्ड में भी लग सकती है, फीमेल वार्ड में भी लग सकती है। तो एज अ ड्यूटी आपने वहाँ पर उनको नहलाना भी है, उनके पैम्पर्स चेंज करने हैं, उनको खाना खिलाना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये सब जो काम है ना, ये हमारे जो बच्चे हैं ना वो ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बच्चों का ये ब्रॉटअप नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ अनलेस और अनटिल खुदा ना खास्ता कोई किसी के पास ऑप्शन ना हो। तो माँ बीमार है तो बेटियाँ माँ को संभालती हैं, और बाप बीमार है तो बेटे बाप को संभालते हैं। हमारे घरों में ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है ना वो इस चीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, और एज अ मुस्लिम जो है ना वो हम इस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते। तो क्योंकि हमारे मैंने जैसे बताया 70 का मसला होता है, इसलिए हमारे बच्चे इस वीज़ा को स्विच करते ही करते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ को लेके बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी केयर वर्कर का वीज़ा ख़त्म हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे परेशान हों कि जी क्या होगा, आप ये क्यों नहीं सोचते व्हाट एल्स, व्हाट नेक्स्ट, जो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है उस पे आप क्यों नहीं काम करते। एक्चुअली तो ये जो वीज़ाज़ होते हैं ये उन लोगों के लिए ही होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बच्चे मैट्रिक या एफएससी जिन्होंने की होती है, और फिर वो कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकलें और फिर पैसा अच्छा यहाँ पे आके कमाएं और अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। तो अगर आपने केयर वर्कर या पैरामेडिक्स में जाने का ही सोचा होता है कि चलो यहाँ पर आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है या आपको वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए आसानी से उसके ऊपर वीज़ा मिल जाता है, जैसे लोग ये बात कहते हैं, तो अगर आपने इसी फील्ड की तरफ आना है तो क्यों ना आप नर्सिंग की फील्ड की तरफ जाएं, जो कि एक जेन्युइन वीज़ा है और स्किल्ड वर्कर वीज़ा की लिस्ट में वो गस्टेड वीज़ा की कैटेगरी में आता है। तो आप उस वीज़ा की तरफ क्यों ना जाएं, और यहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस भी है। मैंने ये बात यहाँ आके ऑब्ज़र्व की है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में जो नर्सिंग है वो बहुत ही अंडर रेटेड या अंडर एस्टिमेटेड जो है ना वो जॉब है या कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत ही प्रिविलेज्ड जॉब है। डॉक्टर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती है वो नर्सिस हैं जिनको मिलती है, और आपकी जो सैलरी है वो भी अच्छी है, और आपको जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं वो आपको एनएचएस की जॉब में ही मिलते हैं। तो मैं ये जो वो वाले सारे बच्चे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिनका ये ख्याल था कि वो केयर वर्कर का वीज़ा लेके बाहर निकलेंगे और अब वो परेशान हैं, तो क्यों ना आप नर्सिंग की तरफ जाएं और साल 1.5 साल का आप वहाँ पर कोर्स करें, अपना फ्यूचर प्लान करें, उसके बाद नर्सिंग का जेन्युइन वीज़ा लेके आप यहाँ पर आएँ। आपका फ्यूचर सिक्योर है और आप आराम से, और ये एक ऐसा वीज़ा है जो कि जैसे अभी ये केयर वर्कर का वीज़ा बैन हुआ या जिसमें 2 नंबरी के धोखे के चांसेस हैं, तो नर्सिंग के वीज़ा में ऐसा चांस नहीं है। आपके पास डिग्री है, आप जेन्युइन हैं और आप एनएचएस के से फंडिंग लेके अपनी
آگے فردر کورسز انرول کر کے اپنے آپ کو سینئر نرس کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ لیولز ہوتے ہیں، لیول 1، لیول 2، لیول 3 وغیرہ. جتنے بھی اور کنٹریز کے یہاں پر کیئر ورکر کے لوگ ہوتے ہیں، کیئر ورکر ویزا پہ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی آپ یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. وہ لوگ بھی لیول 1، لیول 2 کے ایگزامز پاس کرنے کے بعد آگے نرسنگ کی طرف ہی نکلتے ہیں، کیونکہ وہ ایک جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں رسپیکٹیبل جو ہے نا وہ چیز کی طرف لے کے آپ کو جاتا ہے. اس لیے ہر بندہ، جو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کا بھی الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ ڈیسیجن یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے نرسنگ کی طرف بعد میں جانا ہے. اور ابھی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں پر صرف 2 کیٹیگریز ایسی ہیں، ایک ٹیچنگ کی ہے اور ایک میڈیکل کی ہے، پیرامیڈکس کا جو سٹاف ہے وہ، جس میں نرسنگ وغیرہ بھی آتی ہیں. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جس میں آپ کو اگر ڈگری انرول کروائی ہوئی ہو یونیورسٹی لیول پہ بیچلرز کی اور اس کے بعد ماسٹرز کی بھی، تو آپ کو یہ الٹیمیٹ فنڈنگ ملتی ہے NHS کی طرف سے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. جو ٹیچنگ ہے وہ پرائمری ٹیچر یا جو نرسری ٹیچر ہے اس کے لیے یہ کیٹیگری ہوتی ہے، اور باقی پیرامیڈکس کا تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں فیلڈز میں انہیں آئیڈیلزم اور آپٹیمائزیشن کو اچیو کرنا ہوتا ہے. So they offer grants in terms of apprenticeship for both of these professions, teaching and paramedics, even with accommodation and travel. اس لیے اپنے فیوچر کے لیے اچھا اور بڑا سوچیں اور ایک اچھی کیٹیگری میں فال کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی باتیں بری نہیں لگی ہوں گی، کیونکہ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کو ایک جینوئن پکچر دینا تھا. اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں یا اس سے آپ کو ہیلپ ملے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. جو بہت امپورٹنٹ چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یہ کہ اپنے آپ کو نظر بد سے بچائیں اور حسد سے بچائیں، کیونکہ جو نظر بد ہے وہ برحق ہے اور نظر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.